दोस्तों टारगेट स्टडी IQ के आज के इस लाइव सेशन में मैं सौरभ गुप्ता तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों मुझे इस चीज का बड़ा दुख होता है कि अभी भी लोग बिना बिना किसी गलत सिलेबस पढ़ रहे हैं। आप सभी को बताना चाहते हैं जितने लोग हेल्थ साइंस को सिलेबस में जो चीजें नहीं हैं, जो चीज पिछली बार नहीं पूछी गई थी, उसको भी पढ़ने में लगे हुए हैं। और मैं एक चीज आपको बता दूं, कितना भी पढ़ लेना, अगर आप सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ोगे कभी जीवन में सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप ऐसी जगह पर मेहनत करते रहोगे जो चीज एग्जाम में आती ही नहीं है, पूछा ही नहीं जाता है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको बता दें कि अभी जो हम आपको चीजें पढ़ा रहे हैं, ये आप देखोगे, अभी जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं ये आपका UPPSC हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर 2005 वाले पेपर में 2005 वाले पेपर में जो हेल्थ साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे 50, वो 50 के 50 क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे गए थे, हम आपको अभी केवल वही चीजें पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये चीजें, इसका मतलब है कि अभी हम आपको जो चीजें पढ़ा रहे हैं, इसके लिए तो हम 100% कह सकते हैं कि सर ये चीज तो सिलेबस का हिस्सा है ही, इससे हटकर थोड़ी ना होगा। ये देखो, जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 110, रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरी हेल्थ केयर PHC। इसके बाद में एक टॉपिक पूछा गया था कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC, और इसमें बेड की स्ट्रेंथ कितनी होती है। लेकिन मैं देख रहा था कि कई लोगों का फोन आया, मैसेज आया, वो कुछ अलग ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस वजह से कह रहा हूं कि ये जो मौका मिला है इसको इतनी आसानी से मत जाने दो। पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, पूरे शायद इंडिया का इकलौता ऐसा चैनल होगा जिसने फुल टाइम बाकी सारे एग्जामों को छोड़ दिया है और केवल हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर को पढ़ा रहा है। हम एक एक चीज को पैर फूक फूक कर रख रहे हैं कि गलती से भी कहीं गलती ना हो जाए। बिल्कुल वही चीजें आपको दूं जो एग्जाम में, सीधे एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फालतू की चीजें, इधर उधर वीडियोस देखना बंद कर दीजिए। जो मैं सिलेबस के हिसाब से पिछली बार के पेपर में जो चीजें एग्जाम में पूछी गई थी, ये चीज मैं कह रहा हूं कि पूरे इंडिया में किसी ने नहीं करी होगी। टोटल 50 के 50 क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स हमने यहां से नोट कर रखे हैं। ये देखो, 150 टॉपिक यहां पर हो जाते हैं, और इस 150 टॉपिक के हिसाब से हेल्थ साइंस का पूरा जो सिलेबस है वो हमने तैयार कर दिया है। पूरा जो इसका सिलेबस हो सकता होगा वो इन्हीं 50 टॉपिक से हमने तैयार कर दिया है, और बस इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। सिंपल सी बात है, जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता है तब तक। तो इसमें एक चीज देखना कि हमने ये जो सिलेबस निकाला है, ये सिलेबस कहाँ से आया है? 2005 वाले पेपर में जो इसका सिलेबस था, वही सिलेबस मैं आपको ये दिखा रहा हूं। और इसमें देखना कि इस पूरे सिलेबस को हम हेल्थ साइंस पार्ट 1 और हेल्थ साइंस पार्ट 2 नाम से अपने बैच में पढ़ा रहे हैं। तो इसको अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अपने बैच में जाना, जिसने जिसने बैच लिया है वो बैच को जब ओपन करेगा इस तरीके से, तो बैच में जब आप जाओगे तो यहां से देखो आपको हेल्थ साइंस के 2 पार्ट दिख रहे हैं। ये रहा हेल्थ साइंस पार्ट 1, इसमें 20 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, और हेल्थ साइंस पार्ट 2, इसमें अभी 1 लेक्चर अपलोड हुआ है। अभी इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां
इनका कंटेंट बनाया जा रहा है। जैसे ही इसका कंटेंट बन जाएगा, ये सारे के सारे वीडियो और पीडीएफ आपको हेल्थ साइंस पार्ट सेकंड में मिल जाएंगे। और इतना मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूं कि आपको इसको पढ़ने के बाद में अलग से कोई बुक नहीं परचेज करनी है, एक सिंगल पेज नहीं पढ़ना है। पेपर होने के बाद में आपके सामने हम सारे क्वेश्चंस मैच करा कर दिखा देंगे। इसी 2 पार्ट में ही, ये 1 और 2, केवल इन 2 पार्ट से ही पूरा का पूरा पेपर आपका एग्जाम में फंसा हुआ मिलेगा। काफी कमेंट आते हैं कि सर हमें अलग से कोई किताब का नाम बता दीजिए। जब कोई किताब लेना ही नहीं है तो क्यों परेशान हो रहे हो? किताब लेने का काम है मेरा। मैं अलग से 50 किताब, जितनी भी किताबें जरूरत होगी मैं उसको परचेज करके पढ़ूंगा और आपको कंटेंट बना कर दूंगा। आपका काम है सिर्फ उन किताबों को पढ़ना, ठीक है? तो ये चीज यहां से कवर हो गई कि यानी कि आपके मन में एक संतुष्टि का भाव आ गया कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, यानी कि आंख बंद करके इस पर भरोसा किया जा सकता है। एक चीज और आपको बता दें, आप इसको नोटिस करना कि ये रहा यूपी जीके। यूपी जीके के 5 लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं। अब इसमें अगला जो लेक्चर आएगा वो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। 5 लेक्चर्स यूट्यूब वालों के लिए भी फ्री हैं यूपी जीके के। इसके अलावा जो लेक्चर्स आएंगे वो यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, वो फ्री में नहीं मिलेंगे, वो केवल उसी को मिलेगा जिसने बैच ले रखा है, ठीक है? यूपी जीके में भी ध्यान देना। कई लोग कह रहे हैं कि सर यूपी जीके तो सारे एग्जाम का सेम होता है, तो क्या सर हम दूसरे एग्जाम का यूपी जीके पढ़ सकते हैं? तो याद रखना, यूपी जीके में भी जो इस एग्जाम का यूपी जीके है वो थोड़ा अलग टाइप का है। उसमें क्या पूछ रहा है, उसमें क्या पूछ रहा है, जो एचईओ के एग्जाम में 50 क्वेश्चन यूपी जीके आता है उसमें नगर निगम के क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, स्पेशल डेवलपमेंट अथॉरिटीज, मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल, कमिश्नरेट, ये सारे क्वेश्चंस ज्यादा पूछता है। इसी वजह से देखा होगा आपने, हमने यूपी जीके का कंटेंट बिल्कुल चेंज कर दिया है। इस एग्जाम की नीड के हिसाब से हम इसको पढ़ा रहे हैं। और अगर आप दूसरे एग्जामों का यूपी जीके पढ़ोगे तो एग्जाम में आपको एक सिंगल क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो इस वजह से कह रहा हूं कि इस एग्जाम के हिसाब से पढ़िए, अदरवाइज मेहनत भी कर लोगे और सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी एक क्लास को। तो एक बार सभी लोग आज की क्लास को शुरू करने से पहले ध्यान से समझ लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन लोगों ने वादा किया था कि सर आप यूट्यूब पर पढ़ाइए, हमारी प्रैक्टिस करवाइए, हम आपके साथ हैं, ऐसे सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि पहली चीज तो आपने जो इतना प्यार और सम्मान दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करते रहिए सो दैट मैं आपका किसी तरीके से एग्ज़ाम निकलवा दूं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा विश्वास करके हमारा बैच लिया है। तो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में एग्ज़ाम कैसा होगा, अभी तक जितना हम लोगों को मालूम है 50 क्वेश्चन यूपी जीके, 50 क्वेश्चन आपका जीके जीएस और 50 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे स्वास्थ्य विज्ञान के। स्वास्थ्य विज्ञान के 50 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। कंप्लीट बैच हम चला रहे हैं जिसमें पूरे 150 नंबर की तैयारी कराई जा रही है। वीडियोस मिलेंगे प्लस पीडीएफ मिलेंगे। सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि इस एग्ज़ाम को वो लोग ज़्यादा तैयार कर रहे हैं जिनकी एज 30 प्लस क्रॉस कर गई है, और ऐसे लोगों को तैयारी कराने के लिए हमने सारी चीज़ों को इमेज के माध्यम से पढ़ा रखा है। आप देख सकते हो, इमेज दिखा दिखाकर सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखी हैं। इससे पढ़ना आपका आसान हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपका आज का क्या बनेगा। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं
साइंस का बहुत अच्छा टॉपिक है, जीभ, टंग के बारे में। जीभ यानी कि टंग के बारे में आज का हमारा पहला टॉपिक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बनेगा इसके लिए, कि जो कड़वाहट होती है, जीभ स्वाद लेने के लिए होती है, कड़वाहट होती है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? और इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने अपने पेड बैच में क्लास में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। धीरे धीरे आप उसको पढ़ते जाओगे तो आप भी इसको सीखते जाओगे। तो इसमें देखना, जो हमारी जीभ होती है ये किसके लिए बनी होती है? जीभ बनी होती है स्वाद लेने के लिए। कौन कौन सा स्वाद? कड़वा, कड़वा, खट्टा, खट्टा, मीठा, नमकीन। जब भी हम कोई चीज खाते हैं, जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक पी, मान लो हमने मिठाई खाई, या हमने मान लो मिर्ची खाई, तो हमें उस स्वाद का एहसास कौन कराता है? हमारी जीभ। हमारी जीभ से ही इस चीज का हमें एहसास होता है कि कोई चीज कड़वी है, खट्टी है, मीठी है या कैसी है। तो हमारी जीभ के जो हिस्से होते हैं वहां से पता चलता है कि सबसे संवेदनशील हिस्सा कड़वाहट के लिए, मिठास के लिए कौन सा है। तो अभी कह रहा है कि जैसे मान लो आपने मिर्च खा ली, और जैसे ही आप मिर्च खाएंगे तो आप ये ऐसा एहसास करेंगे कि उस मिर्च का जो टेस्ट है वो पीछे वाले हिस्से में सबसे ज्यादा महसूस होगा, पीछे वाले हिस्से में सबसे ज्यादा महसूस होगा। ठीक है, पीछे का हिस्सा जो है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील होगा। आप इस तरीके से देखो, शायद कई लोगों को जीवन में पहली बार ये सीखने को मिल रहा है कि जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो हमारी जीभ जो है इसका अलग अलग हिस्सा इस चीज को देखता है। जैसे आप यहां से देखोगे तो हमारी जीभ का ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये कड़वाहट के लिए बना है, कड़वाहट के लिए बना है। तभी आप हमेशा देखना कि मान लो कोई एक चिली है, ये मान लो मिर्च है, ये है हरी मिर्च, और इस हरी मिर्च को एक एक्सपेरिमेंट आप करके देखना। इस हरी मिर्च को आप अपनी जीभ के आगे वाले हिस्से में टच करना, आप देखना आपको कड़वाहट का एहसास कम होगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, कम होगा। लेकिन जैसे ही आप उस चीज को, इस हरी मिर्च को आप अपने इस हिस्से पर टच करना, यहां पर आप देखना आपको बहुत तेज कड़वाहट लगेगी, बहुत तेज कड़वाहट लगेगी। हो सकता है कई लोगों ने इस चीज को पहली बार सीखा हो, पहली बार कई लोग इसको सीख रहे होंगे, तो ये सच्चाई है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ हमारी जीभ का कौन सा हिस्सा कड़वाहट के लिए जाना जाता है, तो आंसर कर देना कि सर जीभ का जो पीछे वाला हिस्सा है यहां से हमें कड़वाहट का एहसास होता है। पीछे वाला हिस्सा जो है यहां से हमें कड़वाहट का एहसास होता है। इसी प्रकार से जीभ का जो सबसे आगे वाला हिस्सा है, पीछे का जस्ट अपोजिट, ये मिठास के लिए बना है, ये मिठास के लिए बना है। तो कभी भी आप देखना, आप जब कोई मीठी चीज खाओगे, आप अपनी जीभ का जो टंग का जो सबसे आगे वाला नोक है उससे टच करके देखना, आपको तुरंत मीठेपन का एहसास होगा। और उसी चीज को आप उठाना और पीछे साइड में रख लेना, अंदर पीछे साइड में इस जगह, तो आप देखना आपको उसका एहसास नहीं होगा, मीठापन आपको महसूस ही नहीं होगा। या इस साइड में रख लोगे तो भी मीठापन देर से एहसास कर पाओगे, देर से एहसास कर पाओगे। और ये एक्सपेरिमेंट जो है आप लोग करके देखना, आप भी इसको सीख जाओगे। अब देखना, ये जो हिस्सा है ये और ये साइड वाला, ये खट्टेपन के लिए, ये जो है
खट्टेपन का एहसास यहाँ पर ज़्यादा होता है, इस जगह पर हमें खट्टेपन का एहसास ज़्यादा होगा। खट्टेपन का एहसास हमें यहाँ से होता है। और ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये नमकीन के लिए है, नमकीन के लिए। और यहाँ पर हमें कोई एहसास नहीं हुआ, इस वाले एरिया में हमें किसी चीज का स्वाद महसूस नहीं होगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कभी भी कई लोग जब मेडिसिन खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं कई लोग, तो दवाई खाते समय वो क्या करते हैं, वो दवाई को सीधे इस जगह पर रख लेते हैं और पानी पी लेते हैं, पानी पीकर इसको गटक लेते हैं। क्योंकि इस जगह जब आप जो लोग दवाई नहीं खा पाते हैं वो दवाई को हमेशा देखना इस जगह पर रखकर सीधे पानी पीकर दवाइयों को गटक लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस जगह पर आपको कोई भी टेस्ट का एहसास नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही आपको दवाई का टेस्ट लग गया, वॉमिटिंग हो जाती है कई लोगों को, वॉमिटिंग हो जाती है कई लोगों को। तो ये चीज़ आप सभी को ध्यान देना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर सभी को ये चीज़ समझ में आ गई है तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दो कि हाँ सर हमें ये समझ में आ गई है। ठीक है, तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दो ये चीज़ तो समझ गए हो ना। अगर इमेज ना दिखाते तो शायद आप इस चीज को समझ ही ना पाते, आप इस चीज को समझ ही नहीं पाते। इस वजह से एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या मेरी ये चीज जो है आपको समझ में आई या नहीं आई। बिल्कुल क्लियर हो गया। और शायद पहली बार, मैंने खुद जब इसको पहली बार जाना था तो मैं बड़ा खुश हो गया था, हमको भी नहीं मालूम था पहले, लेकिन जब इसको मैंने पहली बार पढ़ा, पहली बार जब इस चीज़ को जाना तो बहुत मैंने इस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट भी किए थे। इसी वजह से कह रहा हूँ इमेज दिखाने से फ़ायदा ये मिलता है कि जितने भी 30 साल से उम्र के ज़्यादा लोग हैं, जिनको पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, उनको भी आसानी से सब कुछ तैयार हो जाएगा। और सिलेबस के हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो इस वजह से बहुत आसानी से मैं कह रहा हूं पूरे चैलेंज के साथ में आपको बिल्कुल बेफिक्र नहीं होना है, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है। आप तो सिर्फ ये फोकस करो कि मैं आंख बंद करके सर के ऊपर विश्वास कर रहा हूं, सर जो तैयारी करा देंगे बस उतना ही मुझे पढ़ना है, अलग से कोई किताब नहीं खरीद लेना, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो, अब देखो जीभ के अलग अलग हिस्से का स्वाद कैसा होता है। पहले देखो जीभ की जो नोक होती है वो मीठेपन का एहसास कराती है, और इसका ठीक अपोजिट इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो कड़वाहट का एहसास करवाता है। जीभ के बीच में कोई स्वाद ही नहीं होता है, बीच का स्वाद खट्टा, खट्टे। जीभ के नोक के बगल में किनारा नमकीन के लिए होता है। ठीक है, एक बार यहां से देख लें, खट्टेपन का एहसास इस जगह से होता है, बीच का ये खट्टेपन का एहसास है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अगर सीख गए हो तो अब इस क्वेश्चन को बताओ, क्योंकि 2025 में 5 में जब एचईओ का पेपर आया था तो इतना टफ नहीं था वो, लेकिन जब 2026 में आप इस एग्जाम को दोगे, जब 2026 में आप इस एग्जाम को दोगे तो देखना क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लेवल के बनेंगे। हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्रॉस मैचिंग वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस वजह से कह रहा हूं कि आप चीजों को अब 2026 के हिसाब से पढ़ोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो आंसर इसका देखो क्या हो जाएगा, आगे का हिस्सा मीठेपन का एहसास कराता है, तो ये तो हो गया ये। पिछला हिस्सा कड़वेपन का एहसास कराता है, पक्षी भाग बाकी चीजें। तो आंसर इसका क्या हो गया, 3 2 1 3 2 1 3 2 1
तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया 3-2-1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3-2-1। ऑप्शन नंबर बी 3-2-1। इसी प्रकार से कुछ और चीजें समझिए। इसका जो नोट्स है सर, इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? सभी लोगों को बता दें, इसका पीडीएफ देखो कहाँ से मिलेगा। कितने ऐसे लोग हैं जो इसके पीडीएफ के बारे में जानना चाहते हैं कि सर ये पीडीएफ हमें कहाँ से मिलेगा? कितने ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि पीडीएफ इसका कहाँ से मिलेगा? तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे बैच में जब आप जाओगे, बहुत मेहनत करके हमने जो ये कंटेंट बनाया है, 6-6 10-10 किताबों से निकाल कर हमने जो चीजें बना रखी हैं, ये मिलेगा हमारे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वाले कोर्स में जब आप जाओगे। हमारे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वाले बैच में जब आप जाओगे तो इसमें जब इस कोर्स को आप ओपन करोगे तो इसमें आपको मिलेगा स्वास्थ्य विज्ञान का पार्ट 1। स्वास्थ्य विज्ञान का पार्ट 1। तो इसी स्वास्थ्य विज्ञान वाले में आप ये देखोगे, ये जो 20 लेक्चर अपलोड करें हैं, 20 लेक्चर अपलोड करें, इनमें से ही किसी एक लेक्चर में हमने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा रखा है। वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब आगे समझो। मनुष्य के शरीर में सबसे अहम भूमिका 5 इंद्रियों की होती है। हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? 5 इंद्रियां होती हैं, जिनकी वजह से उसको देखना, सुनना, महसूस करना और सूंघने और स्वाद चखने की शक्ति मिलती है। और एग्जाम में पूछता है कि इन 5 इंद्रियों का नाम बताओ, तो ये 5 इंद्रियां हो जाएंगी: जीभ, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, कान सुनने के लिए और त्वचा टच फिजिकल उसको जानने के लिए। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो कौन कौन सी हैं? यहां से आप देख सकते हो 1 2 3 4 5। ये 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? पहली है कान, स्किन, आई, टंग, नोज। इसको बोलते हैं, संस्कृत में भी देख सकते हैं, स्तोत्र, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बारे में पढ़ो। जीभ हमारे मुख के अंदर स्थित इंद्री है जो पाचन के लिए, और ये मांसपेशियों की बनी होती है। जीभ जो होती है वो मांसपेशियों से बनी होती है। इसकी ऊपरी सतह पर कुछ दानेदार उभार होते हैं जिन्हें स्वाद कलिकाएं टेस्ट बड के नाम से जाना जाता है। अक्सर आपने ये शब्द सुना होगा, टेस्ट बड का मतलब है जिससे हमें स्वाद का एहसास होता है। अगर आप जीभ को देखेंगे तो ये एक तरीके से मांसपेशी है और इस पर ये जो छोटे छोटे दाने आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे उभार आपको दिख रहे हैं, अभी इसको हम जूम करके दिखाएंगे। इन्हीं को कहते हैं टेस्ट बड। इसको कहते हैं टेस्ट बड यानी कि स्वाद कलिकाएं। इसको कहा जाता है स्वाद कलिकाएं। अगर हम इसको और थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये कुछ और नहीं, आपकी जीभ है। ये कुछ और नहीं, ये आपकी जीभ है। और आपकी जो जीभ है वो हमेशा देखना, उस पर आप कभी टच करके भी देख सकते हो, छोटे छोटे दानों का एहसास होगा। स्मूथ सरफेस नहीं होता है। और यही जो छोटे छोटे दाने हैं, यही जो छोटे छोटे दाने होते हैं, इन्हीं से, यही जो छोटे छोटे दाने हैं, इनसे ही आपको स्वाद का एहसास होता है।
ठीक है, स्वाद का एहसास होता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सब देखो, जब आप इस क्लास को पढ़ोगे बैच में, तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है टॉपिक को समझने के लिए, ये आपको पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन बनेगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हमने दे दी हैं आपको, इसको पढ़ लेना। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे। जैसे यहाँ से देखो, एक क्वेश्चन है कि मानव जीभ में लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बनेगा। लार का क्या फंक्शन होता है? जो हमारे मुख से लार निकलती है, हमारे मुख में जो लार बनती है, उसका क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है? लार का क्या फंक्शन होता है? बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़िए। मैं आप सभी से कहता हूं कि बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, पूरे विश्वास बनाए रखिए। विश्वास के साथ में अगर आप पढ़ोगे तो जरूर आपका एग्जाम क्वालिफाई करवा दूंगा। हम पूरी मेहनत से आपके लिए पढ़ा रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ में पढ़िए। तो आंसर इसका देखो क्या हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि ये कंप्लीट नोट्स आपको बने बनाए मिलेंगे। आपको खुद से नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपका टाइम बचेगा, एक एक चीज हम लिखी हुई दे रहे हैं। आपको खुद से नोट्स बनाने में जो समय बर्बाद होता है, वो समय आपका बर्बाद नहीं होगा। तो आंसर इसका देखो क्या होगा। ये हमने हेल्थ साइंस में चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा रखा है कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी। ये स्टार्च को शक्कर में परिवर्तित करने का काम करता है। क्या करता है? जो लार होती है, ये स्टार्च, अब ये स्टार्च क्या होता है, स्टार्च को शक्कर में चेंज कर देती है। आपने देखा होगा जब भी आप भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारे खाने में ये लार मिक्स होती रहती है और ये स्टार्च को शक्कर में, शुगर में कन्वर्ट करती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहां से आप देखोगे तो ये स्टार्च है और स्टार्च को स्लाइवा यानी कि हमारी जो लार है, लार, उसकी प्रेजेंस में स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है माल्टोस में। स्टार्च को ये चेंज कर दे रही है माल्टोस में। ठीक है, परिवर्तित करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार जो होती है वो किस चीज के पाचन में सहयोग करती, किसके पाचन का काम करती है? देखो कमेंट आ रहा कि सर कोर्स की फीस कितनी है। आप सभी को एक बार फिर से बता दे रहे हैं, कोर्स की जो फीस है वो है 3,000 रुपये। लेकिन अभी 26 जनवरी तक डिस्काउंट चल रहा है 30% का। इसमें आपको कूपन कोड यूज करना है ऑफ, बिना स्पेस दिए 30। तो ये कोर्स मात्र 2100 रुपये का हो जाएगा। 2100 रुपये का ये कोर्स हो जाएगा। तो सभी लोग कूपन कोड का यूज करें और इसको ले सकते हैं। हाँ बताइए सर, बोल रहा हूँ। भैया मैं स्वास्थ्य वाला बैंक कर रहा हूँ। हाँ हाँ, हो नहीं पाता। जैसे कूपन अप्लाई करते हैं फिर सवाई नाव पे आ जाता है। नहीं तो कूपन में क्या डाल रहे हो? ऑफ 30। स्पेस डाल रहे हो क्या उसमें? नहीं नहीं, और OFF30। OFF3। आप ऐसा काम करो, मेरे इसी नंबर पे 2100 रुपये का पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दो, हम एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट डाल देना, हम डायरेक्ट एक्टिवेट कर देंगे। अभी आप स्क्रीनशॉट मोबाइल नंबर पे 21 रुपए का पेमेंट। हाँ हाँ करके भेज दीजिए। और अभी थोड़ा समय मीटिंग चल रही है, क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद में तुरंत आपका बैच एक्टिवेट कर देंगे। ठीक ठीक। तो इसका देखो आंसर क्या हो जाएगा।
इसमें क्या हो जाएगा कि लार जो है वो स्टार्च का, ऑप्शन नंबर, स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है शक्कर में, शुगर में कन्वर्ट कर देती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप ये सारा इंफॉर्मेशन पढ़ लेना। जब तक इसको नहीं पढ़ोगे टॉपिक सही से क्लियर नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आप जो है ध्यान से पढ़ लेना। मैं ये सब कुछ आपको दे रहा हूं, इसको पढ़ लोगे, कोई किताब नहीं छूने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज भटकते रहोगे, समय बर्बाद कर लोगे, और 4 महीने बाद एग्जाम लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? हमारे मुख में जो लार बनती है वो किसी उद्देश्य से बनती है, उसका पर्पस क्या है? तो आंसर इसका देखो क्या हो जाएगा, लार की सहायता से पच जाता है। तो तुरंत, बहुत बढ़िया, देखिए क्लास में ही सीखा और तुरंत आंसर दिया लोगों ने। तो लार जो है प्रोटीन के पाचन से उसका कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये स्टार्च के पाचन के काम आता है, स्टार्च के पाचन के काम आता है। मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? हमारे मुख से ही किस चीज का पाचन जो है वो स्टार्ट हो जाता है? हम जैसे इंसान क्या क्या खाता है? इंसान फैट खाता है, वह कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसका पाचन हमारे मुख से, मतलब हम इस मुंह को खोलें और यहीं से ही तुरंत उसका पाचन जो है शुरू हो जाता है? तो ऐसी कौन सी चीज है जिसका पाचन शुरू हो जाता है? आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इस एग्जाम में इंटरव्यू भी होता है। इस वजह से इस एग्जाम को जल्दी से जल्दी कराया जाएगा, ज़्यादा समय नहीं है। जो 20 साल के बाद में मौका मिला है, जो पढ़ लेगा अच्छा कंटेंट वो 100% क्वालिफाई कर लेगा। इस वजह से ध्यान से पढ़िए। कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सब एक्सप्लेन हमने कर रखा है अपनी क्लासेस में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जो हम भोजन करते हैं, जो हम भोजन करते हैं, भोजन आगे चलकर क्या होता है? भोजन का होता है पाचन। कहाँ होता है? शरीर के अलग अलग हिस्सों में, शरीर के अलग अलग हिस्सों में भोजन का पाचन होता है। और भोजन का जो पाचन है, भोजन का जो पाचन है वो अधिकांश, मतलब ज्यादातर शरीर के कौन से हिस्से में पाचन होता है? तो आंसर इसका हो जाएगा छोटी आंत में। पैनक्रियास में नहीं होता है, बड़ी आंत में नहीं होता है, छोटी आंत में। काफी लोगों को लगता है कि सर भोजन का जो अधिकांश पाचन है वो तो सर बड़ी आंत में होना चाहिए। एक्चुअली में अगर आपको देखा जाए, छोटी आंत इसकी लंबाई ज्यादा होती है, इसकी लंबाई ज्यादा होती है बड़ी आंत से। बड़ी आंत जो होती है वो लंबाई में छोटी होती है, जबकि जो छोटी आंत होती है लंबाई में बहुत लंबी होती है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। अगला जो टॉपिक हम एग्जाम में पढ़ेंगे वो देखो, पिछली बार जब हेल्थ साइंस का पेपर हुआ था, पिछली बार जब हेल्थ साइंस का पेपर हुआ था उसमें ये देखो हमने उसका सिलेबस जो बनाया है उसमें से एक टॉपिक लीवर भी था, उसमें से एक टॉपिक लीवर भी था। और इसी वजह से हम इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। आपको दिखा देते हैं, यहां पर उसका क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो इसी वजह से हम लीवर वाला क्वेश्चन, इसी वजह से टॉपिक पढ़ा रहे हैं, यकृत, लीवर के बारे में। तो सबसे पहला कह रहा है जो लीवर होता है वो किस चीज को पचाने का काम करता है? लीवर जो है
वो क्या करता है? लीवर जो है वो करता क्या है? किस चीज को पचाने का काम करता है? लीवर किस चीज को पचाने का काम करता है? तो कमेंट करके सभी लोग बताओ, लीवर किस चीज को पचाने का काम करता है? तो आंसर्स का देखो क्या हो जाएगा। लीवर किस चीज के पाचन में काम आता है? तो लीवर जो है प्रोटीन को पचाने का काम नहीं करता है, एमिनो एसिड्स को पचाने का नाम नहीं करता है, जल को पचाने का काम नहीं करता है, ये करता है वसा, यानी कि फैट को पचाने का काम करता है। लीवर हमारा फैट को पचाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ये फैट को पचाने का काम करता है। ठीक है। अब एक एग्जाम में, यूपी के एक एग्जाम में पूछा गया था कि लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये ऑलरेडी यूपी पीएससी के एग्जामों में पूछा जाता है, और मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। इसका जो वेट है, वजन, ये लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि एक्सप्लेनेशन पढ़े बिना आप इस सब्जेक्ट पे महारत नहीं हासिल कर सकते। अगर 50 में से 50 नंबर लाने हैं, और मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं 50 में से 50 नंबर आएगा, एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन बनाएगा? हम सारी की सारी स्टैंडर्ड किताबों से इस कंटेंट को निकाल कर पढ़ा देंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा। 50 में 50 पूरे इसी तरीके से फंसेंगे। बहरहाल मैं जो ये पूरा कंटेंट दे रहा हूं, ये आपको तैयार होना चाहिए। वसा, वसा का मतलब होता है फैट। फैट, तो फैट का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? जो फैट है ये पूरी तरीके से कहां पर पच जाता है? कौन सी ऐसी जगह है जहां पर फैट पूरी तरीके से पच जाता है? कौन सी ऐसी जगह है जहां पर फैट पूरी तरीके से पच जाता है? तो मैंने आपसे बताया था कि हमारे शरीर में तो आंत दो होती है, एक होती है छोटी आंत, एक होता है बड़ी आंत। छोटी और बड़ी शब्द क्यों यूज किया गया? जो छोटी आंत होती है, हम लोग सोचते हैं कि सर ये लंबाई में छोटी होगी, ये गलत है। जो छोटी आंत होती है वो लंबाई में ज्यादा लंबी होती है, बड़ी होती है। इसी वजह से ज्यादातर जो फैट है वो इसी आंत में पच जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, इसको छोटा क्यों कहा गया? छोटा इस वजह से कहा गया है, इसकी जो पाइप की साइज होती है वो छोटी होती है, लेकिन लंबाई इसकी ज्यादा बड़ी होती है। और बड़ी आंत जो होती है वो चौड़ी होती है, लेकिन लंबाई उसकी छोटी होती है। तो इसमें भोजन के पाचन के लिए ज्यादा देर तक समय मिल जाता है। इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं, इसमें देखो तो आप चीजों को समझोगे। आप अगर देखोगे तो ये रहा लीवर, ये है लीवर, और लीवर किसको पचाने का काम करता है? कमेंट करके बताओ जरा, लीवर किस चीज को पचाने का काम करता है? अभी जस्ट पढ़ाया था इससे थोड़ी देर पहले। इससे यह पता चल जाएगा कि तुम रट रहे हो या इसको समझते हुए भी चल रहे हो। मैं आप सभी से कहता हूं, टाइम वेस्ट मत करिए, समय ज्यादा नहीं है। केवल ABCD आंसर देने में मत फंसिए, आंसर तो देते चलिए, साथ ही साथ में जो गलतियां हो रही हैं उसको सीखते चलो। आंख बंद करके उसको मन में बोलो, सीखो। सीखोगे कि तभी, अदरवाइज यूट्यूब पर कंटेंट की कमी नहीं है, कहीं से भी पढ़ सकते हो।
आंख बंद करिए, इसको मेमोराइज करिए, अपने आप को समझाइए कि क्या सर ने बोला है। बिल्कुल सही आंसर। ये जो लीवर है ये फैट, हमारे शरीर का जो फैट है इसको पचाने, वसा। इसी वजह से अगर आपका लीवर खराब हो गया तो आपका फैट नहीं पच पाएगा, मोटे होते जाओगे। इस तरफ ये देखोगे, ये स्टमक है, ये पैनक्रियास है, इसमें बनता है पैनक्रियाटिक जूस। और ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां से शुरू हो जाती है छोटी आंत। और ये देखो ये छोटा सा गाल ब्लैडर है। कभी कभी किसी को गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है। अक्सर ये एक चीज कमेंट करके बताओ, आपने सुना होगा कि अगर आपके किडनी में स्टोन हो गया तो ऑपरेशन से निकाला जा सकता है, दवाइयों से निकाला जा सकता है, लेकिन अगर आपके गाल ब्लैडर में स्टोन हो गया तो उसको ऑपरेशन से नहीं निकाला जा सकता है, पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर हटाना पड़ता है। तो एक चीज कमेंट करके बताओ, गाल ब्लैडर में स्टोन के बारे में कितने लोगों ने सुना है। फिर एक चीज बताता हूं, गाल ब्लैडर में जो स्टोन हो जाता है उसके बारे में कितने लोगों ने सुना है, एक बार कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको समझाता हूं मैं क्यों पूछ रहा हूं। गाल ब्लैडर में स्टोन, यहां से आप देखिए काफी लोग कह रहे हैं कि यस सर हमको मालूम है। तो इसमें देखो गाल ब्लैडर को आप देखोगे, इसमें मान लो स्टोन हो गया इस जगह पर, तो ये स्टोन निकलेगा कहां, इसका आप देख रहे हो इसका मुंह कितना छोटा सा पाइप है, ये स्टोन कभी निकल ही नहीं पाएगा। इसी वजह से जब गॉल ब्लैडर में किसी के स्टोन हो जाता है तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन से इस गॉल ब्लैडर को हटाना पड़ जाएगा, स्टोन नहीं हटेगा, क्योंकि इसका पाइप बहुत पतला है ना, इससे स्टोन को ऑपरेशन से नहीं निकाला जा सकता है। पूरा का पूरा ये गॉल ब्लैडर, ये डॉक्टर पूरा इस गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर देंगे शरीर से, इसको ही हटा दिया जाएगा, इसको ही हटा दिया जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान देंगे कि पूरे पूरे गॉल ब्लैडर को ही हटा दिया जाएगा। ये देख सकते हो ये गॉल ब्लैडर है। और इन चीजों को समझते चलना, नहीं तो जीवन में हेल्थ साइंस आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। इन चीजों को समझते चलना, नहीं तो कितना रटोगे, रट कर इस एग्जाम को नहीं निकाल पाओगे। चीजों को समझो, कहां के शरीर में कौन सी जगह क्या चीज है। तो यहां से आप देख सकते हो ये रहा हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये रहा गॉल ब्लैडर, इस तरफ ये रहा पैनक्रियास, ठीक है, इस तरफ देखो ड्यूडेनम। ये सब कुछ हमने, इसका जो पीडीएफ है ये आपको बैच में मिल जाएगा जब आप हेल्थ साइंस पढ़ोगे यहां से। तो हेल्थ साइंस के इसमें देखो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वाले बैच में जाओगे तो इसमें आपको आगे ही ये हेल्थ साइंस वाले में चैप्टर नंबर 12 में हमने ये सब कुछ पढ़ा रखा है, वहां से जाकर इसको पढ़ लेना। बाकी ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको पढ़ लेना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। वसा, वसा यानी कि फैट, वसा के पाचन से किस पदार्थ का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। वसा के पाचन में वसा के पाचन से किस पदार्थ का निर्माण होता है। जब फैट हमारी बॉडी में पच जाता है तो वो लास्ट में क्या बन जाता है। जब फैट हमारे शरीर में पच जाता है तो वो लास्ट में क्या बन जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा। अरे भाई एमिनो एसिड से बताना है, अभी परसों वाली क्लास में सिखाया था। एमिनो एसिड कहां से आंसर हो जाएगा भाई। एमिनो एसिड्स होते हैं
प्रोटीन। तो सोच के देखो कि अगर फैट टूटकर प्रोटीन बन जाएगा तो भाई प्रोटीन लेने की क्या जरूरत है, फिर तो कोई मोटा ही नहीं होगा। और प्रोटीन से आपको भी पता है प्रोटीन चाहिए होता है हमारी मसल्स को, हमारी जो मांसपेशियां हैं। सॉरी गाइस, 1 मिनट का समय लगेगा, कभी कभी ये बोर्ड क्लोज हो जाता है, 1 सेकंड का समय लगेगा। देखो तब तक मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। हाँ, तब तक मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। कई लोग आंसर कर रहे हैं कि सर प्रोटीन आंसर होगा। अगर फैट प्रोटीन में बदल जाएगा तो सोच कर देखो, हमारा जो शरीर है, सुनना, जो लोग जिम जाते हैं वो लोग अच्छे से जानते होंगे, जो लोग बॉडी बनाते हैं यानी कि वो क्या करते हैं, वो मांसपेशी बनाते हैं। और हमारे शरीर की मांसपेशी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। और कहा जाता है कि जो फैट हम लोग लेते हैं वो हमारे शरीर में चर्बी यानी कि वजन बढ़ाता है। तो अगर फैट पचने के बाद में प्रोटीन बन जाएगा और प्रोटीन हमारे मसल्स को चाहिए होता है, तो कोई अलग से पैसा खर्च करके प्रोटीन के डब्बे और प्रोटीन वाला फूड क्यों परचेस करेगा? तो प्रोटीन तो हो ही नहीं सकता, प्रोटीन तो हो ही नहीं सकता है। आप सोच भी कैसे सकते हो? इसी वजह से कहता हूं कि रटने से काम नहीं चलेगा, समझो मेरी चीज को। और प्रोटीन कोई एमिनो एसिड्स आप लोग कहते हो। तो इसमें 1 सेकंड का समय लगेगा गाइस, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ग्लिसरॉल इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ग्लिसरॉल। काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बस 2 सेकंड की बात है, कोई जाना मत। इतना मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए कि कोई क्लास छोड़कर नहीं जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, क्योंकि जिन लोगों ने नया नया जोश है, पढ़ने का नया नया शौक जिसको लगा है, वो इस नए मोटिवेशन को बनाए रखे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्लिसरॉल। तब तक मैं आप सभी के कमेंट पढ़ लेता हूं, तब तक मैं आपके सभी के कमेंट पढ़ लेता हूं। सबसे पहले है सीमा, मालती यादव, राकेश, सुमी यादव, आकाश, अन्नू पंडित, सभी के कमेंट मैं देख सकता हूं, सभी के कमेंट में देख सकता हूं। राकेश चौहान, रुचि गुप्ता, रुचि गुप्ता के बाद में एक कमेंट आ रहा कि सर लगभग कितने फॉर्म भरे गए। भाई ये चीज आयोग बताता है, ये चीज हम लोग नहीं जान सकते कि कितने लोगों ने फॉर्म भरे, लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूं कि बाकी सभी एग्जामों से सबसे कम कंपटीशन है। इससे कम कंपटीशन किसी एग्जाम में नहीं है। इसमें आप ये समझ लो कि सबसे कम कंपटीशन वाला है, ज्यादा कंपटीशन नहीं है। जो सही से तैयारी कर लेगा वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा। ठीक है, थोड़ा सा भी। और दूसरी बात है कि लोग आजकल इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं किसी को कंटेंट मिल ही नहीं पा रहा है। अच्छा कंटेंट सबको नहीं मिल पाएगा। अब हर कोई हमारे बैच में थोड़ी ना पढ़ेगा। जो इधर उधर से भटकेंगे वो लोग कभी नहीं एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर बी ग्लिसरॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्लिसरॉल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। पित्तरस, पित्तरस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कहां से बनता है?
बाइल जूस, पितरस को क्या बोलते हैं? बाइल जूस। और जो लोग नए हैं और आंसर नहीं दे पा रहे हैं वो परेशान ना हो। जैसे जैसे आप बैच को पढ़ते जाओगे आप लोग भी धीरे धीरे आंसर देने लगोगे। एक्चुअली में ये सारी चीज़ें हमने अपने पेड बैच में पढ़ा रखी हैं। तो यहाँ से क्या है, यहाँ पर आपकी केवल प्रैक्टिस हो रही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आप इसको पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे आप इसको सीखते जाओगे, धीरे धीरे आप इसको सीखते जाओगे। तो ये जो बाइल जूस है, पितरस जो है, ये यकृत, ऑप्शन नंबर जी, यकृत से निकलता है। एक क्लास का टाइम 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में हमारी ये क्लास चलती है, आप इसको याद रखें। अब एक चीज का और ध्यान देना, कई लोग इस तैयारी में पहली बार आए हैं जिनको पता ही नहीं है आयोग कैसे क्वेश्चंस बनाता है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलेगा जिसमें एक कथन दिया होता है, एक कथन दिया होता है और एक आपको कारण दिया होता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी इस बार एग्जाम में आपको मिलेंगे, कथन और कारण वाले। ध्यान देना इस चीज को, कथन और कारण वाले क्वेश्चन इस बार आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो इसको करते कैसे हैं, इसको करने का तरीका समझो। अभी 2026 में जब एग्जाम दोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसको करने का तरीका होता है कि पहले कथन को पढ़ो फिर कारण को। मानव शरीर में यकृत, लीवर वसा के पाचन में भूमिका निभाता है, सही है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो ऐसा क्या है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। पहला वाला तो बिल्कुल सही है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में भूमिका निभाता है। यकृत 2 तरह के वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, ये गलत है। क्यों गलत है इसका एक्सप्लेनेशन हमने आपको समझा रखा है ऑलरेडी, बैच में जो है उसमें हमने बता रखा है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन एक देखें, ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको बाद में करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को पचाने का काम करता है? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो वसा को, जो हमारे शरीर में जो फैट है, चर्बी है, जो वसा है, इसको पचाने में ये बनता है ग्लाइकोजन, ये बनता है लास्ट में, ये बन जाता है ग्लाइकोजन। तो कह रहा कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो वसा को पाचन में काम हेल्प करता है? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो वसा के पचने में काम आता है? तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, लाइपेज। लाइपेज आंसर इसका हो जाएगा, लाइपेज। सभी लोगों से कहना चाहता हूं डेली 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में ये क्लास शुरू हो जाती है। डेली 8:30 से 9 बजे के बीच में ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो सभी लोग इसको ध्यान दें। लाइपेज अगर हमारे शरीर में, इसी वजह से देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा सा भी खाना खाते हैं मोटे हो जाते हैं, और कुछ लोग ज़्यादा खाना खाते हैं और फिर भी वो पतले रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। मेटाबॉलिज्म किसका अच्छा है, कौन कितना वर्कआउट कर रहा है, उसमें से एक फैक्टर होता है हमारे शरीर के अंदर बनने वाले हार्मोन्स भी होते हैं। उन्हीं में से एक हार्मोन्स है, एंजाइम है लाइपेज। अगर आपकी बॉडी में लाइपेज अच्छा बन रहा है तो आपके फैट को जो है जल्दी पचा देगा।
अगर लाइपेज आपकी क्वांटिटी कम बन रहा है तो फिर आपका फैट जो है कम गलेगा, कम बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? पित्त का संचय यानी कि बाइल, तो सीधी सी बात है पित्त का संचय पित्ताशय में होगा। ऑप्शन नंबर डी, पित्त का संचय जो है वो पित्ताशय में होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यूपी जीके के। चलो, ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देख के बताओ। एनोरेक्सिया, इंसोम्निया, डिस्फनोई, एनोसीमिया, तो इसमें बताना है कि कौन सा बीमारी किस चीज का होता है, कौन सा इसमें सही दे रखा है। देखो इंसोम्निया जो होता है ये निद्रा रोग होता है, तो ये चीज तो गलत है। इसका गलत होने का मतलब है ये चला गया और ये चला गया और ये भी चला गया, तो आंसर बचेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा और चौथा सही है और बाकी सारे गलत हैं। एक कमेंट आ रहा है कि सर यूट्यूब पर यूपी जीके की क्लास नंबर 6 कब आएगी? तो आप सभी को बता दें कि उसमें जो है क्लास 6 अब नहीं आएगी। जिन लोगों ने पेड बैच ले रखा है आगे की सारी क्लासेस केवल उन्हीं को मिल पाएंगी, आगे की सारी क्लासेस केवल उन्हीं को मिल पाएंगी। तो जो लोग, कौन सा वन्य जीव उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? वन्य जीव का मतलब आप समझिए 50 नंबर आपके आएंगे यूपी जीके से, बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। 50 नंबर आपके आएंगे यूपी जीके से, और 50 नंबर जो आपके यूपी जीके से आएंगे तो ये ध्यान देना ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। 50 में से 50 नंबर यूपी जीके में लाए जा सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है सबसे ज़्यादा, आप ये समझिए कि इसके लिए मेहनत कम है और रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। कम पढ़कर ज़्यादा नंबर ला सकते हो, इससे कम पढ़कर ज़्यादा नंबर लाए जा सकते हैं, इसमें से कम पढ़कर ज़्यादा नंबर लाए जा सकते हैं। तो इसमें से कौन सा, देखो किशनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, सुरहाताल अच्छे से स्थित है, कतरनिया घाट ये भी उत्तर प्रदेश में, कालेसर जो है ये यूपी से बिलोंग नहीं करता है, कालेसर जो है ये यूपी से बिलोंग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालेसर जो है वो नहीं करता है। यहां से आप देख सकते हैं कि सर कालेसर यूपी में नहीं है लेकिन बाकी तीनों यूपी से हैं। जैसे देखो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये लखीमपुर खीरी में है। सर ये भी तो एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, इसी वजह से आपको पढ़ा रहे हैं। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कतरनिया घाट बहराइच में स्थित है। सुरहाताल बलिया में स्थित है, सुरहाताल बलिया में स्थित है। अब एक चीज कमेंट करके बताओ, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा पूर्वी जिला कौन सा है? ये चीज हमने आपको पढ़ा रखी है। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा पूर्वी जिला कौन सा है? यूपी जीके में 50 में से 50 नंबर लाओगे, चैलेंज के साथ कहता हूं, इतना अच्छा कंटेंट दे रखा है कि आराम से 50 नंबर आ जाएगा। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है?
बलिया, बिल्कुल सही आंसर दिया, बलिया। क्लैपिंग फॉर दिस गाइस, बहुत अच्छे। जो लोग लगातार सीरियसली पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा यूपी जीके में अभी पढ़ाया है। लापरवाही बिल्कुल मत करिए, मैं कह रहा हूं ये जॉब आपके हाथ में है। चाहे कितने भी साल बाद तैयारी कर रहे हो, अगर सीरियस होकर पढ़ रहे हो तो देखो सीख रहे हो। सारे बच्चे देखो जो सही आंसर दे रहे हैं वो सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं। तो बलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पश्चिमी जिला पूछा जाए तो यहां पर एक जिला है शामली, वो हो जाएगा। और सबसे ज्यादा दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा, तो सोनभद्र देखो सबसे ज्यादा नीचे तक है। और सबसे ज्यादा उत्तरी जिला तो सहारनपुर हो जाएगा, सबसे ज्यादा उत्तरी जिला। ये सब कुछ हमने आपको पढ़ा रखा है, सब कुछ आपको पढ़ा रखा है। सबसे ज्यादा पश्चिमी शामली, सबसे ज्यादा उत्तरी सहारनपुर, सबसे ज्यादा दक्षिणी तो सोनभद्र। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी नोट्स में तो सब आपको दे ही रहे हैं। अब ये देखो एक क्वेश्चन बना है, एक तरफ लिखा है वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, और दूसरी तरफ लिखा है कि वो वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, वो वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये 4 दे रखे हैं। अब इसमें से कह रहा है कौन सा है जो सही नहीं मैच कर रहा है। तो कौन सा सही नहीं है, यहां पर एक चीज देखो, अभी हमने पढ़ा था किशनपुर, किशनपुर कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। लेकिन इसमें दे रखा है किशनपुर बलरामपुर में है, तो यही गलत है, यही गलत है। बलरामपुर कहाँ पर है, बलरामपुर जो पड़ेगा वो यहां कहीं पड़ता है, बलरामपुर। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, चलो इसको बाद में देखते हैं, आप लोग भी चेक करना बलरामपुर कहाँ पड़ता है। तो किशनपुर तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। नीचे दे रखा है किशनपुर को किसर, वो लिखा है बलरामपुर में, तो ये चीज गलत हो गई ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज दिखा दिखा कर सिखा रहे हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इमेज दिखा दिखा कर सिखा रहे हैं, बहुत आसानी से सीख जाओगे। चाहे कितने साल बाद तैयारी कर रहे हो, एकमात्र ऐसा बैच है जो आपको सिखा सकता है, अदरवाइज हर जगह रटवाया जाएगा। फोटो दिखा दिखा कर समझा दे रहे हैं, बच्चों जैसा होगा तो भी सीख जाओगे, छोटा सा बच्चा भी सीख जाएगा। अब महावीर स्वामी ये ललितपुर में है, ये रहा बलरामपुर। हाँ, इसको हम लोग भूल गए थे, बलरामपुर ये रहा इस जगह, ये है बलरामपुर, ठीक है। बलिया, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, ठीक है। हाँ, यहां से ये देखो, ये कुशीनगर पूछा जाता है क्या। एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, कितने लोगों को मालूम है, यूपी जी के मैंने पढ़ा था कि नेपाल कुशीनगर को टच करता है या नहीं करता है। देखे किसको याद है, बैच के अंदर कैसे पढ़ाई कराई जाएगी, इसको लेकर अगर आपके मन में डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके डाउट को क्लियर कर लेना। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ, क्या किशनपुर, क्या कुशीनगर नेपाल से टच होता है या नहीं होता है, कुशीनगर नेपाल से टच होता है या नहीं होता है। इससे यह पता चल जाएगा पढ़ भी रहे हो या केवल मैं मेहनत करते जा रहा हूं। नहीं करता है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, नहीं करता है, नहीं करता है टच। ये बिल्कुल सही आंसर दिया कि सर वो टच नहीं करता है, वो टच नहीं करता है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र, पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर, निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है। पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर जो है
वो कहाँ पर स्थित है? पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर, मयूर संरक्षण केंद्र, पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? यूपी जीके में आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा किसी इंस्टीट्यूट का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम। तो आंसर इसका हो जाएगा मथुरा, ऑप्शन नंबर बी मथुरा। इसका आंसर हो जाएगा मथुरा, ऑप्शन नंबर बी मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा वृंदावन में स्थित है, मथुरा वृंदावन में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। पूरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि अलग से कुछ भी मत पढ़िए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ये देखो कितने शानदार क्वेश्चन करा रखे हैं। यूपी जीके का पूरा 50 में से 50 क्वेश्चन आएंगे छपे हुए अपने नोट्स से ही। इसमें से उत्तर प्रदेश में क्या क्या होता है, उत्तर प्रदेश में इसमें से क्या क्या होता है? इनमें से इसमें से उत्तर प्रदेश में कौन कौन से डांस जो है वो होते हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा भाई, उत्तर प्रदेश में नौटंकी भी होती है, रासलीला होती है, रामलीला होती है, और नौटंकी तो हर घर में होती है, नौटंकी तो घर घर में होती है। आप लोग भी नौटंकी करते हो, छोटे बच्चे नौटंकी करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इतना साथ देने के लिए मैं आपसे विश्वास बताऊं कि मैं इससे पहले लाइव क्लास यूट्यूब पर नहीं पढ़ाता था। आप सभी लोगों का इतना ज़्यादा प्यार है, मैं शब्दों में नहीं बता सकता। ये केवल आप सभी का प्यार है मेरे लिए कि मैं डेली लाइव क्लास आपके लिए करा रहा हूं। मैंने सारे शौक छोड़ दिए हैं केवल आप लोगों के लिए। डेली टाइम निकालना बहुत मुश्किल की बात है, और ये तभी निकाला जा सकता है जब मुझे लगेगा कि हाँ कोई तो ऐसा है जो मेरा इंतजार कर रहा होगा। इसी वजह से मैं लाइव आपके लिए आता हूँ, कोई तो ऐसा है जो इंतजार कर रहा होगा। इसी वजह से आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसी वजह से आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे अगर सपोर्ट करेंगे, आपके कहने पर ही मैं डेली लाइव आ रहा हूँ। अदरवाइज जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि मैं डेली लाइव क्लास नहीं कराता था। इस वजह से आप इस वीडियो को करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करोगे, विश्वास मानिए एग्ज़ाम के दिन तक मैं पूरा इसी तरीके से खड़े होकर पढ़ाते रहूँगा। आपका यूपी पीसीएस निकलवा दूंगा, आरओ निकलवा दूंगा, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर निकलवा दूंगा। कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं ईमानदारी से। अदरवाइज ये मत करना कि मुझसे झूठ बोल दे रहे हो और शेयर भी नहीं कर रहे हो, ये सब काम मत करना। ईमानदारी से आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहना। और जिसको बैच लेना है वो एक बार फिर से बता दें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से आप जाओगे तो जाने के बाद में पेड कोर्स में जाना। यहाँ पर आपको यूपी पीसीएस 2026 का बैच दिखेगा, यहाँ पर आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का बैच दिखेगा, यहाँ पर आपको आरओ एआरओ का बैच दिखेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बैच दिखेगा, यूपी लेखपाल का बैच दिखेगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का बैच दिखेगा। इनमें से कोई भी बैच लेना हो आप जाकर ले सकते हैं। और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के बैच पर अभी 26 जनवरी के दिन तक 30% का डिस्काउंट है। इस वजह से मात्र 2100 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा।
ठीक है, तो इस ऑफर का सभी लोग फायदा उठाएं। 30% के डिस्काउंट के साथ में पूरी गारंटी मेरी है, जितना हम पढ़ा देंगे, पूरे इंडिया की इकलौती ऐसी कोचिंग है जो विद प्रूफ जितने क्वेश्चन हम फंसाएंगे वो आपको दिखाएंगे। इस वजह से आप सभी से कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन करिए। रीजन उसका यह है कि मैं नहीं चाहता कि आप कहीं भटक जाएं। अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, एक तरफ से आप पढ़ते जाइएगा और सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो सभी लोगों को एक बार फिर से गुड नाइट। कल फिर से मिलते हैं 8:30 से 9 बजे के बीच में।